हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 20 करने वाले हैं, जिसमें अभ्यास प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 13 तक के, यानी इस अभ्यास का आज अंतिम लेक्चर है। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। ठीक है, हमें क्या बनाना है कि दीर्घ दृष्टि को दूर करने के लिए एक चित्र बनाना है। उसको हम कैसे दूर करते हैं? संशोधित करके। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है, यानी दीर्घ दृष्टि दोष युक्त का जो नेत्र है उसका बिंदु कितना है? निकट बिंदु 1 मीटर है। तो इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? ठीक, मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब इसमें पहले दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु, तो दीर्घ दृष्टि दोष जो है उसका निकट बिंदु मान लेते हैं इतना दूरी पर है। ठीक है, निकट बिंदु 1 मीटर पर है, अर्थात कितनी दूरी पर है? 1 मीटर पर है। ठीक, दिया हुआ है क्वेश्चन में ना कि एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु कितना है? 1 मीटर है। तो 1 मीटर हो गया ये। इसके बाद दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र, अब दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र संशोधित करने के लिए इसको एक आवश्यक लेंस की आवश्यकता है। तो यह जो है कि यहाँ तक इसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जा रहा है। ठीक है, इस दोष के लिए तो इसको दूर करने के लिए अब ये संशोधन हो गया इसका, यहाँ पे उत्तल लेंस लगा देंगे। ठीक है, तब इसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन है। इसमें उत्तल लेंस लगा के संशोधित कर लेते हैं, और दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र ये है, और 1 मीटर की दूरी पर जो उसका दोष युक्त नेत्र है ये फिगर हुआ। ठीक है, अभी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसमें आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। इसमें पावर पूछा हुआ है। तो दूसरी बात, यहाँ पर दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किसके लिए करते हैं? दूर दृष्टि दोष के लिए करते हैं। तो प्रश्नानुसार सामान्य नेत्र की दूरी u बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर होती है। निकट बिंदु कितना है? 1 मीटर। 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, माइनस में है। ठीक है, तो ये हो गया निकट बिंदु v है। लेंस का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक, इसकी वैल्यू -100 है, इसकी वैल्यू -25 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 25 और 100 का एलसीएम होगा 100। ठीक है, 100 करने 100 एक आ जाएगा, और 25 चौका 100, 4 एक 4 आ जाएगा। 1/f, 4 में से 3 एक जाएगा तो 3/100 हो जाएगा। तो यह बराबर लिखेंगे 100/3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल दीजिए। जब मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 1 मीटर लिख सकते हैं, 1/3 हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, अर्थात यहाँ से 1/3 आ गया। ठीक, एफ का मान, अब लेंस की क्षमता निकालनी है। P बराबर 1/f होता है, तो 1 और f का मान 1/3। इसको उल्टा कर देंगे तो 3 डायोप्टर आ जाएगी, अर्थात लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर आ गई। तो अब इसमें जो संशोधन संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की जो क्षमता थी वो कितना है? 3 डायोप्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते? ठीक, तो सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर से अगर निकट वस्तु रखी है तो उसको हम स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाते हैं? तो सामान्य नेत्र का निकट बिंदु स्पष्ट देखने के लिए अल्पतम दूरी होती है, यानी बहुत कम दूरी होती है। सामान्य मानव नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वह स्पष्ट देखने के लिए बहुत के लिए अल्पतम दूरी होती है। उससे कम दूरी, अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है ना, उससे कम दूरी पर रखी वस्तुएं अस्पष्ट नहीं दिखाई दे सकती हैं। अगर उससे कम लाओगे तो धीरे धीरे तो आपको अस्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। इसलिए सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को अस्पष्ट नहीं देख पाता है, क्योंकि मनुष्य की सामान्य नेत्र की जो देखने की क्षमता है वह 25 सेंटीमीटर ही है।
उससे और निकट रखने की कोशिश करेंगे तो वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देंगी स्पष्ट रूप से। ठीक है। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी पर क्या होता है। अच्छा, कह रहा है कि अगर हम प्रतिबिंब को नेत्र से दूर कर दें, वस्तु को दूर कर दें नेत्र से, तो उसका प्रतिबिंब की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नेत्र से किसी वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर से कम होने पर धुंधली दिखाई देती है। ठीक, अगर हम उसको 25 सेंटीमीटर से कम लाएंगे धुंधली दिखाई देगी, तो जबकि 25 सेंटीमीटर से अनंत तक स्पष्ट दिखाई दे सकती है। तो यानी उससे कहने का मतलब अगर हम उसको दूर ले जाएंगे वस्तु को तो हमें स्पष्ट दिखाई देगी 25 सेंटीमीटर से, अगर हम पास में लाएंगे तो वह स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इसलिए 25 सेंटीमीटर से अनंत तक वह हमें स्पष्ट दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वह हमें स्पष्ट दिखाई देगा दूर ले जाने से। ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। गर्म स्तर तथा ठंडे स्तर के कारण अब वायुमंडल में जो है कई परत होती है, ठंडी और गर्म होती हैं। वायुमंडल जो होता है गर्म भी होता है ठंडा भी होता है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है। तो वही चीज़ गर्म स्तर तथा ठंडे स्तर के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का अपवर्तनांक लगातार परिवर्तित होता रहता है। ठीक है। तो ये गर्म स्तर और ठंडा स्तर होने के कारण इस वायुमंडल का अपवर्तनांक हमेशा बदलता रहता है तथा तारों से आने वाली किरणों का लगातार अपवर्तन होता रहता है। ठीक, कभी गर्म में पहुंचेगा तो कभी ठंडे में, अर्थात कभी विरल कभी सघन। जहाँ गर्म है वहाँ पर विरल और जहाँ पर ठंडा है वहाँ पर सघन। तो कभी किरण विरल माध्यम में तो कभी सघन माध्यम में पहुँचती रहती है, तो वह अपवर्तित होती रहती है। इसी कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ठीक है। तो ग्रह पृथ्वी के बहुत नज़दीक होते हैं। ग्रह प्रकाश के बृहद स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, ग्रह प्रकाश के बहुत बड़े स्रोत माने जाते हैं। अतः ग्रहों से आने वाली किरणों के औसत परिवर्तन न के बराबर होता है। यानी उनका औसत जो परिवर्तन होता है वह न के बराबर होता है, वो सीधा पहुंच जाती हैं, आँखों तक आ जाती हैं, वह परिवर्तित नहीं होती हैं। इसलिए ग्रहों की आभासी स्थिति रहती है, आभासी स्थिति स्थिर रहती है। यानी ग्रह जो स्थिति में रहते हैं उसी में दिखाई देते हैं हमें, उनकी आभासी स्थिति बदलती नहीं है, वो स्थिर रहती है। जो उनकी आभासी स्थिति है बदलती नहीं है, उसी स्थान पे हमें दिखाई देते हैं। और ग्रह नहीं टिमटिमाते, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। यह क्वेश्चन सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो, सूर्योदय या सूर्यास्त दोनों भी आ सकता है। सूर्योदय के समय या सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय। ठीक है। सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, यानी हमें लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है। तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर होता है। कहाँ पे होता है, क्षितिज पर होता है। इस समय सूर्य से आने वाली किरणों, जो किरणें होती हैं सूर्य से आने वाली, वे नीला तथा बैगनी आदि का प्रकीर्णन हो जाता है। यानी नीले रंग का और बैगनी रंग के सभी का प्रकीर्णन हो जाता है। लेकिन ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाली किरणें, एक कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणें होती हैं। नीला बैगनी और आदि जो किरणें हैं इनका प्रकीर्णन हो जाता है क्योंकि ये कम तरंग दैर्ध्य की होती हैं। लेकिन ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाली किरणों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, जैसे लाल का। लाल क्या है, ज़्यादा, ये इसका ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है, तो इसलिए यह इसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। लाल किरण हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। इसी कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। ठीक। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। अंतरिक्ष यात्री को अधिक ऊंचाई होने पर, अंतरिक्ष यात्री बहुत अधिक ऊंचाई पर होता है तो होने पर वायुमंडल वहाँ नहीं होता है, जहाँ पर होता है वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है, जिससे किरणों का प्रकीर्णन वहाँ नहीं हो पाता है। तो किरणों का प्रकीर्णन वहाँ नहीं होता है, उनको किरणें वहाँ सीधी आती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है। इसलिए आकाश काला प्रतीत होता है उनको। जब किरणों का प्रकीर्णन होगा तभी हम वस्तुओं को सही से देख सकते हैं। अगर किरणों का प्रकीर्णन नहीं होगा तो उसको हम सही से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। यानी अपवर्तन होना या परावर्तन होना, दो घटना होनी चाहिए वस्तु को देखने के लिए। किरणें सीधी आएंगी हमारी आंखों पे तो हम उसको नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ वहाँ पर किरणें सीधी चलती हैं, यानी वहाँ अपवर्तन नहीं होता है, किरणों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, तो किरणें सीधी चलती रहती हैं, जिसकी वजह से आकाश उनको काला दिखाई देता है। ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब अगले लेक्चर में आपको, अगले वीडियो में आपको विद्युत चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जो इसका अगला चैप्टर है फिजिक्स का। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगे हैं
प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जैसा भी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।